मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण की उन दो पॉलिसीज़ के बारे में जो इन्होंने अपनी 13 जुलाई 2021 की अपेक्स बॉडी की बैठक में तय की है। दोस्तों, इन दो पॉलिसीज़ में इन्होंने जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके अराउंड पार्किंग एरिया के नॉर्म्स में कुछ संशोधन किया है और दूसरी पॉलिसी में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के बारे में निर्णय किया है। आगे हम लोग बात करते हैं बिंदुवार इनमें क्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहली पॉलिसी के बारे में जो कि पॉलिसी फॉर डायनेमिक पार्किंग नॉर्म्स है। इनके बिंदु क्या क्या हैं इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला बिंदु है कि जो भी नॉन रेजिडेंशियल अपकमिंग और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स में दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जो भी दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन हैं उन मेट्रो स्टेशन की आउटर बाउंड्री लाइन के 500 मीटर तक की सीमा के अंतर्गत जो अभी पार्किंग के नॉर्म्स हैं उन पार्किंग के नॉर्म्स में 30% तक की कटौती की जाने का निर्णय लिया गया है। नंबर 2, दिल्ली के अंदर जो भी मेट्रो स्टेशन हैं इन मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत नॉन रेजिडेंशियल जो भी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पार्किंग के नॉर्म्स में 15% तक की कटौती किए जाने का निर्णय लिया गया है। और तीसरा है, जो भी दिल्ली के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं उन पार्किंग्स के आउटर बाउंड्री लाइन के 1 किलोमीटर के अंदर जो भी क्षेत्र पड़ता है उन सभी क्षेत्रों में 10% तक की पार्किंग के मानकों में कटौती की गई है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अभी तक जो पार्किंग की कैलकुलेशंस होती थी वो उसके फ्लोर एरिया या बिल्टअप एरिया में इक्विवेलेंट कार स्पेस के आधार पर उसकी गणना की जाती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। अब जो भी गणना होगी वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बिल्टअप एरिया या कवर्ड एरिया के स्थान पर FAR एरिया के रेफरेंस में किया जाएगा। और दूसरा जो रेफरेंस है वो इक्विवेलेंट कार स्पेस का है। बिल्डिंग्स में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कवर्ड एरिया में शामिल होती हैं, फ्लोर एरिया में शामिल होती हैं, लेकिन वो FAR एरिया में शामिल नहीं होती हैं। उनको जब रिड्यूस कर देंगे तो पार्किंग के लिए रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में एक और बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो ये है कि अभी तक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जो पार्किंग की कैलकुलेशन होती है फ्लोर के हिसाब से टोटल कवर्ड एरिया जोड़ के उसमें जो इक्विवेलेंट कार स्पेस का मानक है उससे डिवाइड करके उसका निकालते थे रिक्वायरमेंट ऑफ पार्किंग। लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस टोटल जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कितने यूनिट बन रहे हैं उनका एरिया और नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से इसको तय किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी कटौती होने की संभावना है। जैसे कि मानते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट में कई फ्लोर बने हुए हैं तो जब हम यूनिट करेंगे तो यूनिट के अंदर का कवर्ड एरिया ही इसमें शामिल होगा और साइज के हिसाब से उसके मानक तय किए जाएंगे। अभी तक उसमें कॉरिडोर्स हैं, लिफ्ट लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी है और जो हमारी फायर स्केप है, इन सब का एरिया भी जुड़ जाते थे कवर्ड एरिया में और हमारे पार्किंग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थी। जब हम यूनिट के हिसाब से, यूनिट के नंबर के हिसाब से और यूनिट के साइज के हिसाब से बात करेंगे तो काफ़ी कमी इसमें आने की संभावना है। और अगला जो पॉइंट है वो बैंक्वेट हॉल्स के लिए है। बैंक्वेट हॉल में जो पार्किंग के नॉर्म्स है वो थोड़ा और बढ़ा दिए गए हैं NGT के निर्देश के अनुसार। अभी तक बैंक्वेट हॉल्स में जो मानक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाए जा रहे थे उन मानकों में वृद्धि की गई है। मतलब कि कोई भी गाड़ी NGT के निर्देश के अनुसार सड़क पर ना खड़ी रहे और सारी गाड़ियों के लिए ये इंश्योर हो जाए कि गाड़ी पार्किंग के अंदर ही रहेगी, इसलिए उसमें पार्किंग के मानकों में थोड़ी वृद्धि की गई है। ये सारे मानक तभी लागू होंगे जब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमोदित हो जाएंगे। अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण की अपेक्स बॉडी जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर अनिल बैजल जी की अध्यक्षता में 13 जुलाई 2021 को संपन्न हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया है और लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। जब दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो जाएगा तभी लागू होगा। तो ये रहा पहला हमारा पॉलिसी। अब बात करेंगे दूसरी पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, दूसरी जो पॉलिसी है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लागू किए जाने के संबंध में, जो कि अभी तक नहीं थी। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं कि ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम किसी भी गवर्नमेंट लैंड पर, प्राइवेट लैंड पर या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलॉटेड प्लॉट पर ही की जा सकती है। और इसका फोकस सस्टेनेबल और वाइब्रेंट हाउसिंग उन लोगों को उपलब्ध कराना है जो कि शहरी गरीब हैं या शहरी माइग्रेंट हैं। प्रवासी शहरी और शहरी गरीबों के लिए योजना लागू की गई है। इसको लागू करने के मानक क्या तय किए गए हैं, हम लोग इस पर बिंदुवार बात करते हैं। पहला बिंदु है कि जो भी बिल्डर
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट अपना बनाना चाहेंगे, उनको अभी तक जो नॉर्म्स में बेसिक एफआईआर अनुबंध होता था, उस बेसिक एफआईआर के ऊपर 50% एक्स्ट्रा एफआईआर उनको बनाने की अनुमति मिल जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत। और एक और लाभ होने वाला है कि जो बेसिक एफआईआर के अनुसार जो एरिया टोटल आता था, उस एरिया का 10% एरिया वो बिल्डर कॉमर्शियल के रूप में प्रयोग कर सकता है और उसको अपनी सुविधा के अनुसार रेंट आउट कर सकता है या सेल आउट कर सकता है। ये सुविधा बिल्डर को दी गई है ताकि ये रेंटल हाउसिंग प्रमोट हो सके और सुविधाजनक परिस्थितियों में बन सके। दूसरा ये कि इसमें कौन लोग रहेंगे, उनके मानक क्या हैं। इसमें लाइसेंस जो डीड होगी लीज की, उस डीड के अनुसार जो पात्र एप्लीकेंट्स होंगे उनके मध्य आवंटित किया जाएगा। लीज का पॉइंट ये है कि मिनिमम 3 महीने पीरियड इसका होना आवश्यक है और मैक्सिमम ये 3 साल तक के लिए लीज की जा सकती है। इस आधार पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उस सूची के अंतर्गत जो लाइसेंस डीड अपने के एग्जीक्यूट कर लेंगे उनको ये आवंटित कर दिए जाएंगे और इस तरह ये स्कीम फुलफिल की जा सकती है। दोस्तों, ये जो सारे डिसीजंस हैं ये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली आर्ट कमिश्नर और दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्टेक होल्डर्स हैं और जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव पे इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और इसका अनुमोदन 13 जुलाई 2021 की बैठक में कर दिया गया है और भारत सरकार के भेजे जाने की तैयारी हो रही है। जब वहाँ से अनुमोदित भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग से अप्रूव होकर आ जाएगी, तब ये दोनों मानक लागू किए जाएंगे। फिलहाल इन पर यही आज की स्थिति यही है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि इनसे लाभ क्या होने वाला है, आम लोगों से इससे क्या लाभ होना है या बिल्डर्स को इसका क्या होना है, पूरे दिल्ली प्रदेश या दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत इसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इससे जो मेट्रो स्टेशन है उसके लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में जो बिल्डर्स काम करेंगे उनकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कम होने की संभावना है। इस तरह जब प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, जो बिल्डर्स हैं वो इन एरियाज़ में काम करने के लिए अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा निर्माण करेंगे और इन एरियाज़ के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं बढ़ सकते हैं। तो वहाँ के जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं उनको ये लाभ हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। बिल्डर्स को ये लाभ हो सकता है कि उनको निर्माण की लागत कम हो सकती है। ये निर्माण के प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये 8 से 10% की लागत कम हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल जो पार्किंग के नॉर्म्स में कमी की गई है उससे ये प्रभाव पड़ने वाला है। इसी तरह अफोर्डेबल रेंटल हाउसेज स्कीम है, इसके अंदर जो लोग बाहर से आके दिल्ली में काम करते हैं उनके रहने की जगह नहीं रहती है, अवैध रूप से रेलवे स्टेशन पे पार्किंग्स में या इसी तरह अपने समय काटते हैं, उनको एक आश्रय मिल जाएगा अगर वो अपनी पात्रता पूरी करते हैं और इनमें रेंट पर रहने के लिए अनुमति उनको मिल सकती है। दूसरा, दिल्ली प्रदेश के अंदर दिल्ली विकास सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो शहरी गरीब है जो बाहर से नहीं है लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं और उनको रहने की जगह नहीं है, उनको भी रेंट के आधार पर अफोर्डेबल रेंट हाउस स्कीम में रहने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये दिल्ली के लिए 2 बड़ी पॉलिसीज हैं जिनका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दोस्तों, नमस्कार।